आइए फ्रांसीसी क्रांति की चैप्टर को हम लोगों ने ठीक से पढ़ा है। आइए एक उसका पुनः रिवीजन करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और फ्रांस की क्रांति न सिर्फ फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस की क्रांति के पहले 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 1776 से अमेरिकन क्रांति की शुरुआत हुई और उस क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका स्वतंत्र हुआ। विश्व इतिहास के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है और यह क्रांति 1789 में संपन्न हुई। हालांकि फ्रांस में और भी क्रांतियां हुई हैं आगे चल कर के 1830 और 1848 में। अभी इसके पहले हम लोगों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को ठीक ढंग से पढ़ा है। आइए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं और पाते हैं कि 14 जुलाई 1789 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और सच मायने में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 को वास्टील का पतन हुआ। कहा जाता है कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और यह अफवाह भी फैल गई थी कि सेना नागरिकों पर गोली बरसाएगी। ऐसी स्थिति में लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने पेरिस में एकत्रित हुई और आप जैसा कि जानते हैं जनता अत्यंत नाखुश थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध थी और जो बास्टील का किला था वो लोगों की घृणा का केंद्र भी था। ऐसी स्थिति में जनता ने बास्टील पर हमला किया, बास्टील पर अधिकार किया और बास्टील का जो कमांडर था उसे मार भी डाला जाता है और जो 7 राजनीतिक बंदी वहां थे उनको छुड़ा लिया जाता है। ये सब हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को ठीक ढंग से समझने की जरूरत है क्योंकि जो समाज में हो रहा था, जो समाज में असमानता की बात थी, सच मायने में देखा जाए तो वह असमानता अब जनता के बर्दाश्त के बाहर थी। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंटवाइनेट से हुआ था। लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा उस दौरान राजकोष खाली था। फ्रांस के पास वित्तीय संकट था।
वर्साई के राजमहल का खर्चा, वहाँ की शान शौकत बहुत ज़्यादा थी। फिजूल खर्ची हो रही थी। और इतना ही नहीं, इस समय फ्रांस के शासक लुई 16वें ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन के विरुद्ध मदद भी की थी। और इस मदद का फल यह हुआ कि सरकार के पास और कर्ज का बोझ आ गया। कहा जाता है कि पहले से ही लगभग 10 2 अरब लिब्रे तो पहले से ही फ्रांस के पास कर्ज था। और इस युद्ध में अमेरिका की मदद करने की वजह से 10 अरब लिब्रे और बढ़ गया। यानी जो कर्ज की राशि थी लगातार बढ़ती जा रही थी। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने कर्ज दिया था वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। यानी जो फ्रांस का आर्थिक स्वरूप था लगातार गड़बड़ होता चला जा रहा था। खर्चे स्वाभाविक तौर पर होने थे, क्योंकि एक सेना थी। सेना के रख रखाव में पैसे व्यय हो रहे थे। राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। और इधर राजकोष दिनों दिन खाली हो रहा था। ऐसी स्थिति में राजा ने ये चाहा कि टैक्सेस लगाए जाए। उस समय फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसके बारे में मैंने बृहद रूप से आपसे डिस्कस किया था। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी आते थे, क्लर्जी। दूसरे स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आते थे। तीसरे स्टेट के अंतर्गत जन साधारण आते थे। जन साधारण में भी 3 कैटेगरी थी। थोड़ा जिनकी स्थिति अच्छी थी, बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी और वकील आदि थे। उनसे थोड़ा कम स्थिति किसान और कारीगरों की थी। और जो सबसे नीचे पायदान पर थे, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। आपसे ये बताया गया था कि पादरी और कुलीन वर्ग, इनके पास विशेषाधिकार थे। इनको किसी तरह के टैक्सेस नहीं चुकाने पड़ते थे। टैक्सेस जमा करने की जिम्मेदारी सिर्फ तृतीय स्टेट वालों की थी। ऐसी स्थिति में जनता, साधारण जनता राजा के विरुद्ध दिखाई दे रही थी, क्योंकि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का एक अंग था। प्राचीन राजतंत्र का जो स्वरूप था वो अभी भी फ्रांस के समाज में बरकरार था। कहा जाता है कि फ्रांसीसी समाज में जो एक बहुत बड़ी आबादी थी वो किसानों की आबादी थी। लगभग 90% लोग किसान थे। लेकिन जो जमीन थी, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरी स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। और ये भाई बर्थ विशेषाधिकार भी प्राप्त वर्ग था। ऐसी स्थिति में समाज में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि जो कमजोर था, जो विपन्नता का शिकार हो गया था, कई बार अकाल भी पड़ते थे, ओले भी पड़ते थे, और इन सब के बावजूद तृतीय स्टेट वालों को टैक्सेस देने पड़ते थे।
मैंने आपको बताया था कि लिब्बे फ्रांस की मुद्रा का नाम था और 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था। स्टेट, अभी मैंने बताया आपको कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। 3 श्रेणी थी, पहली, दूसरी और तीसरी। आइए देखें, जो बेचारा गरीब तबके का था, अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता था और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा था। वो पर वह उसको एक नज़र से देखता तक नहीं था। ये फ्रांसीसी समाज का परिदृश्य था। जीने के संघर्ष की भी बात मैंने आपसे किया था कि फ्रांस के जनता के सामने अब जीवन जीने के लिए एक बड़ी खराब स्थिति निर्मित हो गई थी। एक तरह से जीविका का संकट आ गया था। जीविका संकट का मतलब है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। 1715 में मैंने आपसे जिक्र किया था, 1715 में लुई 15वें का शासन था और लुई 15वें के समय फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी। लेकिन 1789 में जिस समय लुई 16वां गद्दी पर था, शासन संभाल रहा था, उस समय फ्रांस की आबादी 2.8 करोड़ हो गई। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, मांग अधिक थी। ऐसी स्थिति में मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे और उन्हें मजदूरी भी कम दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में जीविका का संकट अब पैदा हो गया। आइए देखें, जो जीविका का संकट पैदा हुआ उसको समझने का प्रयास करें। कैसे जीविका का संकट पैदा हुआ? अब ये एक नमूने के तौर पर दिया हुआ है, इसको भी आप समझ लें। समझने का देखें कैसे खराब फसल हो रही है और खराब फसल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आप इसको ठीक से समझ लें, जान लें कि कैसे गरीब गुरबा और रोटी नहीं खरीद पा रहा है, महामारी आ रही है। अब उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ध्यान दीजिएगा, खाद्य दंगे भी हो रहे हैं अन्नाभाव की वजह से। अन्नाभाव है तो गरीबों का शरीर कमजोर हो रहा है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्थिति कुल मिलाकर के काफी दयनीय दिखती है। इस दौरान फ्रांस में जो जनसाधारण के लोग थे उनमें से एक मध्यम वर्ग जो था वह यह कल्पना करने लगा कि जो कुलीन और पादरी हैं इनके विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। इसकी वजह पहली तो ये थी कि ये जो मध्यम वर्ग थे ये थोड़ा संपन्न हो गए थे, ये पढ़ लिख लिए थे और इन पर दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ गया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है।
टू ट्री ऑफ टू ट्रीटाइज एज ऑफ गवर्नमेंट में किस तरह से लॉक ने फ्रांस की दुर्दशा की बात कही थी, इसी तरह से रूसो ने एक किताब लिखा जिसका जिक्र मैंने किया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों और निरंकुशता के सिद्धांतों का खंडन किया था, रूस भी उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए यह कहता है कि राजा और प्रजा, इनके बीच एक अनुबंध है, सामाजिक अनुबंध है, और उसी अनुबंध के आधार पर राजा को शासन करना चाहिए। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक लिखा था, और उसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया था, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। और उसका मतलब ये था कि किसी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में यदि तीनों सत्ता आ जाएगी तो दुरुपयोग करेगा, जैसा राजा कर रहा था। तो सत्ता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अलग अलग इनकी हैसियत होनी चाहिए, इनकी स्वायत्तता होनी चाहिए, और इनको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट देता है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था, और अमेरिका सफल भी हुआ इस प्रयोग में। स्रोत का यदि आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत, यानी जो प्राचीन राजतंत्र चल रहा था, जो समाज फ्रांस का था, और जिस तरह से सत्ता चल रही थी, उसकी स्थिति का वर्णन किस तरह से लोग करते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं। तो जॉर्ज डांटन ये क्रांतिकारी है, और इसने आगे चल करके सक्रिय राजनीति में भाग लिया था। 1793 में उसने अपने मित्र को पत्र लिखा था, और उसने ये बताने का प्रयास किया था, इसका पूरा हम जिक्र आपसे कर चुके हैं, बताने का प्रयास किया था कि उसने पढ़ लिख करके अब ये चाह रहा था कि उसके पास कोई जॉब मिले। जॉब ढूंढने की तलाश में वो जगह जगह जाता है, लेकिन उसे किसी तरह का जॉब नहीं मिलता, और अंत में कहता है कि हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के लिए अवसर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज है, जो 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की, और अपनी यात्रा का विस्तृत वृतांत लिखा है। और उसने यह टिप्पणी की है कि किस तरह से फ्रांस के समाज की स्थिति खराब है, दयनीय है, और वह ये फ्रांस के समाज का जो परिदृश्य है उसका खुलासा करता है, जिसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी मैंने आपसे बात किया था कि 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उस समय खजाना खाली था, ये भी चर्चा आपसे कर चुके हैं। और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। 1789 में स्टेट जर्नल का आह्वान होता है। मैंने आपसे बताया था कि जब राजा कोई टैक्स लगाता था, ऐसी स्थिति में उसको स्टेट्स जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल के 3 सदन थे, और उसमें कुलीन, पादरी और जनसाधारण, इन तीनों के अलग अलग जनरल थे। और ऐसी स्थिति में राजा लुई 16वां यह महसूस करता है कि आर्थिक स्थिति खराब है, बिना टैक्स लगाए इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में वो 1789 में, ये 5 मई की घटना है, वो नेशनल कन्वेंशन का, नेशनल
थ्री स्टेट नेशनल का आमंत्रण करता है और बैठक बुलाई जाती है। और बैठक बुलाई जाने के साथ साथ जब ये कहा जाता है, क्या होता था कि ये इनकी बैठकें अलग अलग हुआ करती थी। पहले स्टेट जन नेशनल असेंबली की, सेकंड की, थर्ड की अलग अलग बैठकें हुआ करती थी। और ये चाह रहा था लुइस लामा कि इसी तरह से इनकी अलग अलग बैठकें हों और हर को एक वोट डालने का अधिकार था। हर एक स्टेट को एक वोट डालने का अधिकार था। लेकिन अब जो 33 स्टेट वाले थे ये चाहते थे कि इनकी सामूहिक बैठक हो और हर मेंबर को एक वोट डालने का अधिकार मिले। राजा इनकार कर देता है। आइए देखिए देखिए राजा जब इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो 33 स्टेट जनरल है नाखुश हो जाती है, नाराज हो जाती है और वह अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देती है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बता चुके हैं हम आपको, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1791 में नेशनल असेंबली संविधान बनाती है। 1792-93 यानी फ्रांस गणतंत्र बनता है। 21 सितंबर 1792 को, यदि आपको तिथि याद रहे तो ध्यान दें। और 21 जनवरी 93 को राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, मार डाला जाता है। और 93 में ही जैकोबिन गणराज्य का यहाँ पतन भी होना चालू हो जाता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन आगे चल करके कायम होता है। 1804 में जो नेपोलियन फ्रांस की सहायता कर रहा था, फ्रांस की गरिमा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। और इतना ही नहीं, नेपोलियन विदेशों से युद्ध करके फ्रांस की गरिमा को बढ़ा रहा था और अपना वर्चस्व कायम करता चला जा रहा था। लेकिन 1804 आते आते वो सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है और साथ ही साथ वह यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन उसी नेपोलियन का पतन 1815 में वाटरलू के मैदान में हो जाता है और उसको सेंट हेलेना जेल में भेज दिया जाता है, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हम आपसे सब डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी चर्चा कर रहा था मैं कि जो 33 स्टेट थी, 33 स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देती है और 20 जून को टेनिस कोर्ट में शपथ लेती है। और शपथ का मतलब है कि जब तक हम फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना लेंगे तब तक वहां से नहीं हटेंगे। ऐसी स्थिति में फ्रांस के संविधान बनाने की बात हो रही है और जो तृतीय स्टेट थी उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे मिराबो और अवेशिये थे। ध्यान रहे मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, मिराबो का। और ये और अवेशिये जो है ये भी जनसाधारण वर्ग से नहीं था, ये सामंती वर्ग से था। लेकिन इन लोगों ने तृतीय स्टेट का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने आगे चल करके और किस तरह से क्रांति की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता की। मैंने अभी 20 जून की बात कही थी, टेनिस कोर्ट में शपथ आप देख सकते हैं। और ये एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया एक पेंटिंग है। ये बहुत बड़ा पेंटर था।
और इसको यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। मैंने आपको बताया कि आगे चल कर के 14 जुलाई इसका जिक्र हालांकि मैंने पहले किया था। 14 जुलाई को जनता हमला कर देती है, बास्टिल पर धावा बोल देती है और बास्टिल को नेस्तनाबूद कर देती है। इतना ही नहीं, क्रांति की लहर गांवों तक भी पहुंच जाती है और क्रांति आगे बढ़ रही है। लुइस सलामा ने यहाँ अपनी बुद्धिमान होने का परिचय दिया, अच्छी बुद्धि लगाई, सोच समझ के कदम उठाया और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी जो 30 स्टेट वाले लोग थे जो संविधान बना रहे थे, उसको उन्होंने नेशनल असेंबली का दर्जा दे दिया। ये उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये ना करता तो फिर स्थिति और भी बदल सकती थी। तो नेशनल असेंबली संविधान बना रही थी और ये संविधान 1791 में बन करके तैयार हुआ। मैंने आपसे बताया था कि आ, किस तरह से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मॉन्टेस्क्यू का था, उसके आधार पर उन्होंने संविधान का ढांचा तैयार किया, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संकल्पना की गई। उन्होंने न्यायाधीश का प्रावधान रखा और न्यायाधीश ये न्याय संबंधी कार्य करेंगे। कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री रखे गए। विधायिका में नेशनल असेंबली में जिसमें 745 सदस्य होंगे और नेशनल असेंबली का चुनाव निर्वाचक मंडल के जरिए होगा, जिसमें 50,000 पुरुष निर्वाचित होकर के आएंगे और फिर ये नेशनल असेंबली में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। नेशनल असेंबली और सम्राट, इनके परस्पर संबंधों की बात कही गई थी और सम्राट और नेशनल असेंबली इनके परस्पर संबंध होंगे और नेशनल असेंबली सम्राटों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी। लेकिन एक वीटो पावर सम्राट को दिया गया था। वीटो पावर का मतलब है कि यदि सम्राट किसी कानून से सहमत नहीं है तो फिर वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा। नेशनल असेंबली मंत्रियों पर भी नियंत्रण कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचक हैं 50,000 पुरुष, इनको 2.8 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे और पहले 50,000 को चुनेंगे और यही 50,000 फिर 745 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे और वो नेशनल असेंबली में भाग लेंगे। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के नागरिक कहे गए, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। एक्टिव सिटीजन है, पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन को तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये आपको हम बता चुके हैं अच्छी तरह से। तो 1791 के संविधान के अंतर्गत ये राजनीतिक व्यवस्था की गई थी। इसमें ये बताया गया है कि जो जिनकी उम्र पुरुषों की 25 वर्ष से कम है वो भी वोट नहीं डाल सकते थे और वोट डालने का अधिकार सिर्फ 25 वर्ष की उम्र के पुरुषों को था और वे पुरुष जो कम से कम 3 दिन के वेतन के बराबर का टैक्स अदा कर रहे थे। ये सब हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा का 1790 में ले बार्बिये द्वारा बनाया गया चित्र है। ले बार्बिये ने एक चित्र बनाया है और उसने दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती दिख रही है। आगे हम आपसे बात करेंगे कि ले बार्बिये ने जो नागरिक पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई है, कैसे वो चित्रों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं ताकि ऐसे लोग भी
नागरिक अधिकारों के बारे में समझ सकें जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सिंबल के जरिए। ये भी हम आगे आपसे अभी बातचीत करेंगे। ये देखिए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी पुरुषों को और नागरिकों को ही अधिकार दिए गए थे, जिसका जिक्र मैंने बृहद रूप से किया है। ये क्रांतिकारी है, पत्रकार है, पाल मरा, इसे हम मराद इसका उच्चारण कर सकते हैं, मरा या मराद। और इसने आ, यह टिप्पणी की थी कि गरीब और शोषित को, जैसे आपने देखा कि वोट डालने का अधिकार निष्क्रिय नागरिकों को नहीं था, अर्थात जिसके पास पैसे नहीं थे, यानी 3 दिन के वेतन के बराबर वो टैक्स नहीं चुका पा रहा था, भले उसकी उम्र 25 वर्ष हो, तो उनका ये कहना था कि धनाढ़ वर्ग अभी भी हावी है, प्रशासन सत्ता में अभी भी हावी है। और वो कहता है कि यदि यही स्थिति रही तो आगे एक ऐसा समय आएगा कि अमीरों का भी वही हश्र होगा जो अभी राजा का हुआ है। ये मराद भविष्यवाणी करता है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे आपसे ले बारबिये की। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। तो ले बारबिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। टूटी हुई जंजीर आप देख रहे हैं, यानी दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बच्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता का बल है, प्रतीक है। यहाँ आप देखिए, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड, यानी जब राजा कोई निर्णय लेता था तो किस सील अपनी लगाता था, ये सील है उसकी। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता है, ये प्रतीक के माध्यम से समानता का संदेश देने का प्रयास है। इसी तरह से टोपी है, लाल फ्राइजियन टोपी, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि दास प्रथा का अंत कन्वेंशन द्वारा किया गया था। हालांकि आगे चल करके नेपोलियन ने 10 वर्ष बाद ही फिर से रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी सिस्टम, यानी नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और आगे चल करके 1848 में ही दास प्रथा की मुक्ति हुई थी। तो ये टोपी कन्वेंशन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इसी तरह से नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं, नेशनल। इसी तरह से डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय स्वरूप है ये। फिर विधिपट कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं, ये सब बताया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। मैंने आपको बताया था 1789 की फ्रांस की क्रांति की गतिविधियां बढ़ रही थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का भी प्रस्ताव पारित कर दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्सिले सांग गाया जा रहा था, और वर्तमान में भी ये फ्रांस का राष्ट्र गान है, मार्सिले। और ये स्थिति आगे चल करके
जबरदस्त क्रांति के रूप में आती है। और आगे हम बढ़ते हैं और पाते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अब फिर से चुनाव होगा, चुनाव होना था। और चुनाव के बाद जो स्थिति, अब नेशनल कन्वेंशन आएगी आगे चल करके, ये भी मैंने आपसे बताया था। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, सौकुलाल बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता, ये किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बहुत बड़ी बात है। महिलाएं ट्रेनिंग पुरुषों के साथ ले सकती हैं। हर 2 साल में लगने वाली सैलान नामक नुमाइशों में भी अपने चित्र को प्रदर्शित कर सकती हैं। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है और नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये देखिए, ये सब हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त घोषित किया जाता है और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की जाती है। ये डिस्कस हम आपसे कर चुके हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि 21 जनवरी 1793 को डी प्लेस डी ला कंकार्ड में राजा को फांसी दे दी जाती है। और आगे चलकर के रानी मेरिया एंटोनेट को भी फांसी दी जाती है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि उस बराबर लगातार वो यूरोपीय देशों से संपर्क बनाए हुए था। और उसकी गतिविधियां इस तरह की थी कि यह उचित समझा गया कि राजा को फांसी दे दी जाए। आतंक के राज्य के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है। और आतंक का राज्य लगभग 1793 से 94 तक रहा और यह बड़ा ही खतरनाक था। इसमें यह जो रॉबस्पियर, जो आतंक के राज्य का प्रमुख व्यक्ति था, वो ये नहीं चाह रहा था, यानी पूरा जैकोबिन दल ये चाह रहा था कि फ्रांस में किसी तरह से क्रांति के विरोधी न दिखे। और जो क्रांति के विरोधी थे उनको उसने कहा कि इनको दंड दिया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए और उनको फांसी दे दी जाए। ऐसी स्थिति में गिलोटिन के सहारे उनको फांसी भी दी गई। बहुत से लोगों को, कई निर्दोष लोगों को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, संदेह के आधार पर चढ़ाया गया था। गिलोटिन क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपसे विस्तृत रूप से डिस्कस किया था। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। एक उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम था रॉबस्पियर सरकार का, क्योंकि जो असली लड़ाई थी मजदूरी की ही थी। कीमतें जो बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति में राशनिंग कर देता है, यानी गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी जाती है और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए भी बाध्य किया गया, ताकि चीज़ें महंगी ना हो सकें। ये भी हम आपसे सब डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था फ्रांस में मानस्यूर पुरुषों को, यानी जो बड़े लोग थे पुरुष वर्ग में आते थे, उनको मानस्यूर कहा जाता था। और महिलाएं जो बड़े घर की थी उनको मादाम कहा जाता था। यह तय किया गया कि अब सभी पुरुष और महिला बराबर हैं। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी पुरुषों को सितोएन और महिलाओं को सितोइन कहा गया। तो इस तरह से रॉबस्पियर की नीतियां बड़ी
खतरनाक तौर पर भी लागू की गई। बहुत से लोगों को इस तरह से मारा गया संदेह के आधार पर कि जनता में त्राहि त्राहि फैल गई। और हालांकि अंत में रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया 1794 में। ये देखिए लिबर्टी, ये मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है कि कैमिल एक क्रांतिकारी पत्रकार है, कैमिल डेस्मोलिन्स, और दूसरा अभी रॉबस्पियर जिसकी बात हम कर रहे थे। और रॉबस्पियर ने 7 फरवरी 1794 को भाषण दिया था कन्वेंशन में। उसने लिबर्टी को डिफाइन किया था। उसकी समझ में लिबर्टी कुछ थी, और जो पत्रकार कैमिल है उसने 1793 में लिखा था, और आतंक के राज के दौरान भी उसको बेचारे को उस लेखनी के आधार पर फांसी भी दी गई थी। तो ये भी मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है कि किस तरह से लिबर्टी पर उस समय दो तरह के विचार हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। यानी जो जैकोबिन दल था, जो क्रांति को आगे बढ़ा रहा था, वो बराबर जनता की सहभागिता, यानी जनता के साथ कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ये आप देख सकते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, इसके बारे में भी मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की है। मैंने आपको बताया था कि जैकोबिन सरकार का पतन हुआ। जैकोबिन सरकार से लोगों की आस्था कम हुई, क्योंकि आतंक के राज के दौरान जिस तरह का दृश्य फ्रांस में आया, उससे लोग नाखुश थे। ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापिका थी, विधान परिषद थी, विधान परिषद ने यह तय किया कि अब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना रहे। ऐसी स्थिति में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, और उसका मतलब ये था कि जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। यानी कुल मिलाकर के इन स्टेबिलिटी का माहौल बन गया, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया, और इसी का फायदा नेपोलियन उठाता है, और यही नेपोलियन के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व, ये सब प्रेरक आदर्श बने रहे, और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। ये देखिए, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई। मैंने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है आपसे। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की महिलाएं, यानी जब क्रांति हो रही थी, क्रांति के दौरान महिलाओं की सहभागिता निश्चित तौर पर थी। ये डिस्कशन मैंने आपसे किया, काफ़ी डिस्कशन किया इसके बारे में। महिलाएं किस तरह से इसमें चित्र में देखिए पेरिस की ओर जा रही हैं, और कैसे राजा को भी वो प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, और चाह रही हैं कि उनकी मांगें राजा के जरिए पूरी हों। और मैंने आपसे विस्तृत रूप से बताया था कि महिलाओं ने अपना क्लब बना लिया था। लगभग 7 क्लब थे, और उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये बड़े ही मशहूर क्लब थे। इन क्लबों के माध्यम से महिलाएं अपनी बात रख रही थीं। महिलाएं
निराश भी थी, क्योंकि 1791 के संविधान के अंतर्गत उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो अपने प्रतिनिधि असेंबली में नहीं भेज सकती थी। तो ये उनके अंदर निराशा की भी बात थी। हालांकि इसके बावजूद लड़कियों के लिए भी विद्यालय खोले गए, स्कूली शिक्षा को लड़कियों के लिए अनिवार्य बनाया गया, और ये भी रखा गया कि पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और डाइवोर्स का भी अधिकार दिया गया। ये कुछ चीजें उनको दी गई। एक महिला क्रांतिकारी है ओलंपे द गूच। इसके बारे में मैंने आपसे काफी विस्तृत रूप से डिस्कस किया है, ओलंपे द गूच। और ये महिला चाह रही है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी बने। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो बना है ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए भी मूलभूत अधिकार होने चाहिए। महिलाओं को भी इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। इतना ही मेरी इतना ही नहीं, मेरी एंटवाइनेट को भी उसने चिट्ठी लिखी। उन्होंने नेशनल असेंबली में भी यह मांग की कि उन्हें भी ये अधिकार दिए जाए। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि महिला क्लबों को आतंकी राज के दौरान बंद भी किया गया था। तो जो महिला क्लबों को बंद किया गया उसका भी विरोध करती हैं, कहती ये ठीक नहीं है, और इस महिला को आगे चल करके उस पर मुकदमा लाया जाता है और उसे भी फांसी पर लटका दिया जाता है। ये बड़ी ही दुखद स्थिति है। जो क्रांति हो रही है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात तो हो रही है, लेकिन क्रियान्वयन में कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है कि बहुत से लोग परेशान भी दिख रहे हैं। ओलंपे द गूच के घोषणा पत्र में कुछ मूलभूत अधिकार बताए गए थे। जिस तरह से पुरुष एवं नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। इस बात की वकालत उन्होंने की थी, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे किया था, पहले किया था। बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं देखिए खड़ी हुई दिख रही हैं आपको। तो अभी ओलंपे द गूच के बारे में मैंने आपसे बताया कि वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक थी और महिलाओं के अधिकारों की मांग कर रही थी, और उनको भी फांसी की सजा दी गई थी। तो जो जैकोबिन दल था और जो महिलाओं को हक देने के पक्ष में नहीं था, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राजनीतिक है सोमेत। और सोमेत ने यह बताने का प्रयास किया कि महिलाओं की मांगे ठीक नहीं है, महिलाओं के क्लबों को ठीक बंद किया गया है, और वो अपने बहुत सारे तर्क देता है, बताने का प्रयास करता है कि प्रकृति ने ही पुरुषों और महिलाओं के कार्यक्षेत्र को अलग अलग बांटा है। उनका कहना था कि शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, ये सब पुरुष का काम है। महिला गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुख दायित्व, यही उनके काम है। और यदि महिलाएं पुरुषों के समान बनने की इच्छा रखती हैं तो फिर वो निर्लज्ज है। ऐसा अ, सोमेत ने अपनी बात को रखा था। दास प्रथा का उन्मूलन, इसके बारे में भी मैंने आपको काफी विस्तृत रूप से बताया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में, ये फ्रांसीसी उपनिवेश कैरेबियाई उपनिवेश जहाँ थे, फ्रांस के मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेंट डोमिंगो, यहाँ से तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी, ये सारी वस्तुएं जो फ्रांस आ रही थी, और ये वहाँ दास लोग उन बागानों में काम करते थे। तो देखिए कैसे दास प्रथा अपना रूप ले रही है। हालांकि 17वीं शताब्दी से ही दास प्रथा शुरू हो गई थी,
और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते। वहां वो स्थानीय सरदारों से दास को खरीदते थे और दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार करेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता। यानी बड़ी ही खराब स्थिति थी दासों की। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की निंदा नहीं दिखती है। यानी दास प्रथा बहुत ही आम हो चुकी थी, आवश्यक हो गई थी। नेशनल असेंबली में भी दास प्रथा के बारे में लंबी बहस हुई, लेकिन दासों के बारे में कोई उपाय नहीं किया गया। कन्वेंशन आगे चल करके दास प्रथा को समाप्त कर देती है। यानी 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने दास प्रथा की मुक्ति का कानून पारित किया था। इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। ये चित्र देखें, 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामी की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमीर की इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सब बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल कन्वेंशन का कार्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये रहा, महत्वपूर्ण रहा, लेकिन 10 वर्ष तक ये कानून लागू हुआ और नेपोलियन ने आगे चल के दास प्रथा को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देता है और 1848 में ही दास प्रथा का उन्मूलन हो पाता है। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये जो 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति ने जनसाधारण को क्या दिया, जनसाधारण के जीवन में क्या परिवर्तन आया, फ्रांस के पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों के जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आए, इनके बारे में मैंने आपसे विस्तृत रूप से बातचीत की थी। आपको ध्यान होगा कि सेंसरशिप थी, यानी कोई भी राजशाही के विरुद्ध कुछ लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। और प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। लेकिन अब आसानी के साथ लोग भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये माना गया कि ये उनके नैसर्गिक अधिकार हैं। लोग अखबारों में अपने बातों को रख सकते हैं, पर्चे छपवा सकते हैं, प्रिंटेड पुस्तकें छप सकते हैं और व्यापक छपी, लोगों ने अपने विचार रखे और ये शहर तक ही सीमित नहीं रहा, ये सब चीजें देहातों तक भी पहुंची हैं। तो उस समय फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी, तो इनके माध्यम से घटनाएं किस तरह से घट रही हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारी बातें जनता तक पहुंच रही थी। क्योंकि अब स्वतंत्र प्रेस दिख रहा है, नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस, ये सब निकाले जा रहे हैं। अब लोगों ने किताबों को पढ़ना चालू कर दिया, बहुत से लोगों तक किताबों की पहुंच थी, तो ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए देखें, मैंने आपको मराद का नाम बताया था, जिसे मरा या मराद दोनों आप उच्चारण कर सकते हैं। ये लुई लियोपोल्ड बाइली का रचित चित्र है। मराद जो है जनता को संबोधित कर रहा है और ये देखिए किस तरह से दृश्य दिख रहे हैं आपको, पेंटिंग है ये। फिर मैंने यही भी आपको बताया था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है, लेकिन उसके कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसके नेपोलियन कोड जिसका जिक्र मैंने बहुत किया है,
और उसने फ्रांस में भी कई सुधार कार्य किए। और वास्तव में नेपोलियन ने फ्रांस में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, यूरोप से उसने युद्ध किया, वहां भी उसने आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। और अपने आप को वो तो यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत भी मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली भी चलाई। जनता का भी उस पर बहुत भरोसा था। हालांकि उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन जनता का उस पर बहुत भरोसा था, क्योंकि फ्रांस यूरोप में एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दिखने लगा था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां फ्रांस पर युद्ध कर रही थी, हमला कर रही थी। और जो फ्रांस की गरिमा पहले थी, उस गरिमा को फिर से नेपोलियन ने और कहीं ज्यादा आगे बढ़ा दिया, फ्रांस के महत्व को और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता नेपोलियन को बहुत ही महत्व दे रही थी। लेकिन जल्दी ही यूरोपियन सेनाओं ने इकट्ठा होकर के और 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन की हार हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1821 में सेंट हेलेना में उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वही जेल पर रह रहा था। आप नेपोलियन का चित्र देख सकते हैं, आल्पस पार करता नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है। तो देखें, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, क्योंकि नेपोलियन ने इन विचारों को फैलाया। इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का भी नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की, अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति की विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। मैंने बृहद रूप से जिक्र किया था, बताया था कि टीपू सुल्तान जिस तरह से अंग्रेज अपना प्रभाव भारत में जमा रहे थे, अनेक शक्तियों से युद्ध कर रहे थे, मैसूर पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहे थे। अंग्रेजों ने हैदर अली से युद्ध किया था। हैदर अली टीपू का बेटा था। टीपू ने भी युद्ध को जारी रखा। और किस तरह से टीपू ने फ्रांस की क्रांति से बहुत ही प्रेरित होकर के, और इतना ही नहीं प्रेरित हुआ, और उसने, कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी सैनिक थे उसने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था और उसने स्वतंत्रता का बीज भी बोया था। तो टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुआ था, और उन गतिविधियों को, हो सकता है कि यदि वो जिंदा रहता तो आगे ये आ, काम करने में कामयाब हो जाता। और हमको हो सकता है कि जिस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई और उस क्रांति को यहाँ भी लाया जा सकता था, लेकिन टीपू 1799 में युद्ध के दौरान मर जाता है। इसी तरह से राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ये भी फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। फ्रांस, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में आगे चल करके 1830 में जुलाई में क्रांति हुई थी। उस क्रांति से भी राजा राम मोहन राय बहुत प्रभावित थे। और जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो केप टाउन में वह यह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे युद्धपोत दिखाए जाए फ्रांस के। तो हमारे देश के राजा राम मोहन राय फ्रांस की क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे, और दुर्भाग्य से 1835 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मैंने विस्तृत रूप से इसके बारे में जिक्र किया है। यानी जो फ्रांस की क्रांति थी उसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा, और जो हमारे यहाँ
अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष में उन क्रांतिकारी गतिविधियों की कहीं ना कहीं हमें छाप दिखाई देती है। मैंने विस्तृत रूप से फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको पढ़ाया था। आज मैंने समअप के रूप में सारी बातें आपसे शेयर की हैं। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।